हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीपिल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 27 अगस्त 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे साथियों कि सिख धर्म में स्वर्ण मंदिर सबसे खास स्थान रखता है और स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। आपको बताना चाहेंगे कि आज ही की तारीख 27 अगस्त 1604 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर के अंदर आदि गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई। हमारा अगला पॉइंट है दोराबजी टाटा। आपको बता दें, भारत में सबसे मशहूर व्यवसायियों में टाटा परिवार का नाम जाना जाता है। टाटा एक पारसी परिवार से संबंधित है। सबसे खास बात यह है कि जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े पुत्र का नाम दोराबजी टाटा है। और खास बात यह है कि आज ही की तारीख 27 अगस्त 1859 ईस्वी को दोराबजी टाटा का जन्म हुआ था। और खास बात यह भी है कि दोराबजी टाटा ने ही टाटा स्टील, याद रखेंगे, टाटा स्टील की नींव रखी थी। हमारा अगला पॉइंट है साथियों श्रमजीवी संघ। आज ही की तारीख 27 अगस्त 1870 ईस्वी को श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई। यह भारत का पहला मजदूर संगठन के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, भारत का पहला मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ को जाना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को सर डॉन ब्रैडमैन भी कहा जाता है। इन्हें क्रिकेट के जगत में सबसे महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है। याद रखेंगे, आज ही की तारीख 27 अगस्त 1907 को सर डॉन ब्रैडमैन का जन्म हुआ था। सर डॉन ब्रैडमैन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से रहा और सबसे खास बात है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 52 टेस्ट मैच खेले और इन 52 टेस्ट मैचों में इनके रनों का जो औसत था 99.994। याद रखें, 99.994 के औसत से इन्होंने टेस्ट मैच खेला और इस रिकॉर्ड की बराबरी आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया। तो याद रखेंगे, क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम गिना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों दलीप सिंह राणा। आज ही की तारीख 27 अगस्त 1972 को दलीप सिंह राणा का जन्म हुआ था। दलीप सिंह राणा भारत के प्रसिद्ध रेसलर रहे हैं और इन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। और WWE की फाइट में इन्होंने बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को धूल चटाया है और भारत का नाम रोशन किया। हमारा अगला पॉइंट है साथियों मुकेश चंद्र माथुर। आज ही की तारीख 27 अगस्त 1976 को मुकेश चंद्र माथुर का निधन हुआ। खास बात है कि बॉलीवुड में इन्हें मुकेश के नाम से जाना जाता है और ये बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर में गिने जाते हैं। इन्होंने कई भारतीय फिल्मों में अपना गायकी से लोगों का मन जीता और ये सदा सदा के लिए अमर हैं। हमारा अगला पॉइंट है साथियों मालदोवा। आज ही की तारीख 27 अगस्त 1991 को मालदोवा स्वतंत्र हुआ। खास बात है कि मालदोवा को स्वतंत्रता सोवियत संघ से मिली। आज ही की तारीख 27 अगस्त 1991 को मालदोवा सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। हमारा अगला पॉइंट है साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। आपको बता दें कि आज ही की तारीख 27 अगस्त 1979 को लॉर्ड माउंटबेटन का निधन हुआ था। खास बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और इसके साथ ही ये ब्रिटिश राजनेता थे और ये ब्रिटिश नौसेना के प्रमुख भी रहे। साथियों आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर।
आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी साथियों डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है। खास बात यह है कि इनका कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त हो रहा था, परंतु भारत सरकार के द्वारा इनके कार्यकाल को अगले 2 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। याद रखेंगे जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को क्या किया गया, कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म साथियों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। खास बात यह है कि डीआरडीओ रक्षा उत्पाद बनाता है, रक्षा से संबंधित उपकरण बनाने के लिए जाना जाता है और यह भारत का एक मशहूर और दुनिया में प्रतिष्ठित संगठन है जो बेहतर से बेहतर उच्चतम क्वालिटी के रक्षा उत्पाद बनाता है। हमारा अगला पॉइंट है माई आईएएफ। याद रखिए माई आईएएफ एक ऐप है, एक ऐप लॉन्च किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना द्वारा, याद रखेंगे भारतीय वायुसेना द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। खास उद्देश्य यह है कि ऐसे छात्र जो प्रतियोगी छात्र हैं जो भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं उनको बेहतर इंफॉर्मेशन भारतीय वायुसेना के बारे में देना, विभिन्न पदों के बारे में जानकारी देना, किस पद पर किस प्रकार की नियुक्ति की प्रक्रिया है, क्या उसके मानक है, इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल ब्यौरा जो है वो माई आईएएफ नामक ऐप में है। याद रखेंगे इसे भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में एयर चीफ मार्शल, याद रखेंगे एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया है। और आपको बताना चाहेंगे साथियों कि वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना है यह विश्व में चौथी सबसे बड़ी वायुसेना भारत की मानी जाती है और हाल के दिनों में भारतीय वायुसेना के द्वारा फ्रांस से हमने एक लड़ाकू फाइटर विमान लिया जिसका नाम राफेल है। याद रखेंगे और लगातार भारतीय वायुसेना अपने आप को मजबूत करती जा रही है। तो याद रखेंगे माई आईएएफ एक ऐप है जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो छात्र हैं, जो लोग भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं, विभिन्न पदों पर नौकरियां करना चाहते हैं, उनको डिटेल इंफॉर्मेशन इस ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है द मुस्लिम 500। याद रखेंगे द मुस्लिम 500 एक पत्रिका है। कहाँ की पत्रिका है? जॉर्डन की पत्रिका है और इसे मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दिया गया है। इमरान खान, याद है द मुस्लिम 500 जॉर्डन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसके द्वारा मैन ऑफ द मुस्लिम ऑफ ईयर जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को घोषित किया गया है। जॉर्डन की राजधानी साथियों अम्मान है। हमारा अगला पॉइंट है असोम। याद रखेंगे भारत का यह एक नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश है, ये अक्सर अशांत रहता है और अभी हाल ही में भारत सरकार, याद रखें भारत सरकार या कहें गृह मंत्रालय के द्वारा इसे अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि असोम में एक कानून है जिसका नाम है अफ्स्पा, AFSPA। अफ्स्पा का फुल फॉर्म होता है साथियों आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसे लगा करके अगले 6 माह के लिए असम को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। इस कानून के माध्यम से जो सशस्त्र बल है उनको विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी भी सर्च कर सकते हैं, किसी को संदिग्ध होने पर गिरफ्तार कर सकते हैं और पूरी तरह से एक मिलिट्री रूल के रूप में चलाया जाता है। तो याद रखेंगे हाल ही में भारत के नॉर्थ ईस्ट प्रदेश असोम को अगले 6 महीने के लिए
अशांत क्षेत्र घोषित किया गया और यहाँ पर अफ्स्पा लगाया गया। AFSP अफ्स्पा का फुल फॉर्म हमने बताया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। याद रखें कि अफ्स्पा जो है 1958 में लाया गया इसे, और भारत के खास करके ऐसे सीमावर्ती राज्य जो दुश्मन देशों से लगते हैं उसके लिए इसे का इस्तेमाल किया गया और इसके इस्तेमाल से भारत में काफी शांति भी रही। अलग बात है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता इसको लेकर के लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि ये व्यक्ति के मानवाधिकारों के खिलाफ है, परंतु देश हित के लिए यह जरूरी भी है। आपको बताना चाहेंगे असोम की राजधानी साथियों दिसपुर है और वर्तमान में असोम के सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल है। याद रखेंगे सर्बानंद सोनोवाल ने एक और घोषणा की है कि यहाँ पर जो छात्र हैं उनके जो सिलेबस है उनको 23% कम कर दिया गया। इसका मूल कारण क्या है कि कोविड-19 के कारण स्कूल अच्छे ढंग से चल नहीं पा रहे हैं और सारी व्यवस्था जो है ऑनलाइन चल रही है, इसलिए छात्रों के हितों को देखते हुए असम सरकार ने अपने यहाँ के सिलेबस में 23% की कमी ला दी है। एक और खास बात है कि अभी भारत में इकलौता जो व्हाइट टाइगर है वो कहीं और नहीं असम के काजीरंगा में ही देखा गया। हमारा अगला पॉइंट है साथियों जेम्स एंडरसन। याद रखेंगे जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं। खास बात है कि इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है कि ये तेज गेंदबाज है। ये क्या है? तेज गेंदबाज है और इन्होंने कारनामा क्या किया है कि दुनिया के पहले, याद रखेंगे पहले तेज गेंदबाज इन्होंने 600 टेस्ट विकेट लिए, 600 टेस्ट विकेट लेने का कारनामा किया। याद रखें तेज गेंदबाज, फास्ट गेंदबाज, क्योंकि इनसे पूर्व 3 और गेंदबाजों ने 600 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है, और वो तीनों के तीनों जो है वो स्पिन गेंदबाज है, जिसमें भारत के अनिल कुंबले, उसके अलावा मुथैया मुरलीधरन और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न। याद रखेंगे जेम्स एंडरसन ने ये कारनामा पाकिस्तान के खिलाफ किया। याद रखें पाकिस्तान के खिलाफ साउथहैम्पटन में तीसरे टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन ने अपना 600वां शिकार बनाया। परंतु याद रखेंगे जेम्स एंडरसन दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में वर्तमान के दौर में भी है, मतलब 600 विकेट लेने के साथ साथ इन्होंने एक गलती भी कर दी कि इनका एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें कई देशों के फ्लैग के ऊपर जेम्स एंडरसन को दिखाया गया है, जिसमें भारत का तिरंगा भी है। इसके लिए भारत सरकार, भारत की जो भी प्रतिनिधि है वो जेम्स एंडरसन से माफी मांगने की बात करे, और ये सही भी है क्योंकि इससे क्या है भारतीय मर्यादा को ठेस पहुंचती है। तो याद रखेंगे जेम्स एंडरसन 2 कारणों से इन दिनों सुर्खियों में कि दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट मैचों में 600 विकेट लिया, और ये 600वां जो विकेट है वो पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में साउथहैम्पटन में लिया। हमारा अगला पॉइंट है साथियों वित्त मंत्रालय। याद रखेंगे भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। याद रखें भारत की FM फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है, निर्मला सीतारमण। याद रखेंगे वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऐसे व्यवसायी या ऐसे बिजनेसमैन जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख, याद रखेंगे कितना वार्षिक टर्नओवर 40 लाख तक है, इनको अब जीएसटी नहीं देना होगा। याद रखेंगे यह एक बहुत बड़ी घटना है, या कहें यह बहुत ही एक तरह से कोविड के दौर में व्यापारियों के लिए काफी हित की बात कही है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब तक क्या था कि हमारे देश में 20 लाख रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता था, परंतु सरकार ने कोविड की वजह से व्यापारियों के राहत के लिए घोषणा की है कि 40 लाख रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले को जीएसटी नहीं देना। जीएसटी साथियों बता दें जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे यह एक अप्रत्यक्ष कर है और यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। हमारा अगला पॉइंट है साथियों जाकिर खान। इन्हें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखें अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक संस्था है। याद रखेंगे संवैधानिक संस्था नहीं है, एक सांविधिक संस्था है, और हाल के दिनों में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे जफरुल इस्लाम, वो सुर्खियों में आ गए थे क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी, एक विवादित बयान दिया था
कि भारतीय मुसलमान अगर अरब के देशों से शिकायत कर देंगे तो भारत में काफी दिक्कतें होंगी, जिसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया गया और याद रखेंगे उन्हें बदल दिया गया। तो याद रखें जाकिर खान दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और इनकी नियुक्ति जो है दिल्ली राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है साथियों WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। खास बात है कि WHO ने 25 अगस्त 2020 को घोषणा की कि अफ्रीका महाद्वीप, याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप जंगली पोलियो से मुक्त हो गया। याद रखें जंगली पोलियो से मुक्त घोषित हुआ। पोलियो से मुक्त घोषित हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहेंगे साथियों, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है नाइजीरिया। ये अंतिम अफ्रीका का देश था जहां पर क्या है आपके पोलियो के मामले थे, परंतु 25 अगस्त 2020 को अफ्रीका WHO ने घोषणा की कि अब अफ्रीका महाद्वीप में कहीं भी कोई पोलियो का मामला है। याद रखें अफ्रीका महाद्वीप पोलियो से मुक्त घोषित किया गया। एक खास बात यह है कि दुनिया में 8 महाद्वीप है। 8 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जबकि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में भी दूसरे स्थान पे है और आबादी के लिहाज से भी दूसरे स्थान पे है। और अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, चाहे विषुवत रेखा हो। असोम से संबंधित याद रखेंगे कि 24 अगस्त 2020 को असोम सरकार ने भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा की शुरुआत की है। खास बात यह है कि इस रोपवे सेवा की जो शुरुआत है गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने के लिए किया गया है। गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने के लिए किया गया है और यह रोपवे सेवा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा जो है वो किस नदी पर बनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 1.8 किलोमीटर लंबी है और इसे 56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और साथियों यह भी खास बात है कि इसे कचहरी, याद रखें कचहरी एक स्थान है, कचहरी घाट से और डोल गोविंदा मंदिर तक ये आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, जुड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा कहां शुरू की गई, तो असम में शुरू की गई। किस नदी पर इस रोपवे को बनाया गया है, तो याद रखें जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.8 किलोमीटर है और ये इसकी लागत 56 करोड़ रुपए से बनी है और इसे 24 अगस्त 2020 को देश और राज्य के सुपुर्द किया गया। हमारा अगला पॉइंट है साथियों मध्य प्रदेश सरकार। याद रखेंगे मध्य प्रदेश अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। भाई याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि यहाँ के सभी प्रकार की, याद रखेंगे सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवकों को 100% आरक्षण मिलेगा, 100% आरक्षण मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत अधीन आने वाली जितनी भी सेवाएं हैं उसमें ऐसे छात्र जिन्होंने मध्य प्रदेश से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो और वह वहां का स्थायी निवासी है, उसे ही राज्य सरकार में नौकरियां मिलेंगी। 18 महीने पहले तक जो कमलनाथ
सिंह की, कमलनाथ जी की जो सरकार चली थी उसमें कमलनाथ जी ने भी इसी तरह का एक फैसला किया था कि मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें 70% नौकरियां जो है स्थानीय युवकों को मिलेगा। तो याद रखेंगे शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है कि सभी राज्य सरकार की नौकरियां किन्हें मिलेगी, मध्य प्रदेश राज्य के ही युवाओं को मिलेगी जिन्होंने मध्य प्रदेश से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। तो याद रखिए मध्य प्रदेश। हमारा अगला पॉइंट है साथियों मुद्रा योजना। याद रखिए मुद्रा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में मुद्रा योजना के शुरू करने का मूल उद्देश्य यह था कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि ताकि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। अभी वित्त मंत्रालय और सरकार की ओर से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि भारत में तमिलनाडु, याद रखेंगे जो भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, भारत में सर्वाधिक मुद्रा लोन लेने वाली महिलाएं बनी हैं। याद रखें कहने का मतलब यह है कि साथियों कि भारत का जो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है यहाँ की महिलाएं सर्वाधिक मुद्रा लोन को लिया है और इस लोन के माध्यम से अपने भविष्य को सुधार रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, स्वरोजगार को विकसित कर रही है। जो कि प्रधानमंत्री का जो मूल उद्देश्य मुद्रा लोन का यही था कि लोगों के पास जो अपना खुद का हुनर है उसको वो आगे बढ़ाए और उसको स्वयं भी रोजगार प्राप्त करे और दूसरों को भी रोजगार प्राप्त कराए। तो याद रखें तो मुद्रा लोन लेने वाली सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ की बनी, टॉप राज्य कौन बन गया, तमिलनाडु। हमारा अगला पॉइंट है साथियों मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। यहाँ से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप का यह 9वां आयोजन है। याद रखें 9वां आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और यहाँ से भारत के एक छात्र जिनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश ने यहाँ स्वर्ण पदक जीता है। याद रखेंगे स्वर्ण पदक जीता है। नीलकंठ भानु प्रकाश को ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जा रहा है। इससे पहले इस तरह का एक रिकॉर्ड भारत की शकुंतला देवी ने बनाया था जिन्होंने सबसे कम समय में कंप्यूटर को मात दे दिया था साथियों, और शकुंतला देवी ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया था। परंतु नीलकंठ भानु प्रकाश ने उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया और दुनिया में सबसे फास्टेस्ट जो है कैलकुलेशन करने का अपना एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखें मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के नीलकंठ भानु प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है साथियों, तो शकुंतला देवी को पहले भारत का ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। याद रखें भारत का ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता था, परंतु अब ये रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। हमारा अगला पॉइंट है नामची फुटबॉल स्टेडियम। याद रखेंगे सिक्किम के नामची में एक फुटबॉल स्टेडियम का स्थापना किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसका नाम बदल करके बाईचुंग भूटिया के नाम पे कर दिया है। किसके नाम पे कर दिया, बाईचुंग भूटिया के नाम पे। बाईचुंग भूटिया जो है ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि यह भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है और उससे भी खास बात है कि ये इकलौते ऐसे भारतीय फुटबॉलर हैं जिन्होंने 100 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेले हैं और भारत के लिए काफी गोल भी किया है। तो याद रखिएगा बाईचुंग भूटिया के नाम पर नामची फुटबॉल स्टेडियम जो सिक्किम में बन रहा है उसका नाम इनके नाम पे कर दिया गया है और ये भारत के पूर्व भारतीय कप्तान भी रहे हैं और इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और पहली बार भारत में किसी खिलाड़ी के नाम पर जो है वो स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। हमारा अगला पॉइंट है सतपाल सिंह सत्ती। याद रखिएगा सतपाल सिंह सत्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग का 6वां अध्यक्ष घोषित किया गया है। याद रखेंगे 6वां अध्यक्ष बनाया गया।
आपको बताना चाहेंगे कि सतपाल सिंह सत्ती बीजेपी के नेता हैं और हिमाचल प्रदेश में 2002 से लेकर के 2020 तक अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। इन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और ये राज्य वित्त आयोग के 6वें अध्यक्ष हैं। हमारा अगला पॉइंट है साथियों, महिला समानता दिवस। याद रखेंगे, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। खास बात है कि आज ही की तारीख 26 अगस्त 1920 को यूएसए में महिलाओं को मताधिकार के लिए एक आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन में सफलता मिली थी और इसीलिए इस दिवस को महिला समानता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई, जिसमें महिलाओं को पूरी दुनिया भर में समानता की बातें कही जाती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बातें कही जाती है और उनके सशक्तिकरण की बातें कही जाती है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।